नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे आप सभी दर्शकों को और किसान भाइयों एवं बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए चलाया जा रहा है निःशुल्क टीकाकरण अभियान। आलू के खेतों में करें खरपतवार का प्रबंधन। घर की छत पर मछली पालन है एक बेहतर तकनीक। भारत में खेती-बाड़ी के साथ साथ पशुधन पर भी खूब ध्यान दिया जाता है। पशुधन को अधिकतर किसान अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में देखते हैं, इसलिए पशुओं को अन्य रोगों से के अलावा संक्रामक रोगों से बचाव करना बेहद आवश्यक है। दरअसल अभी के समय में पशुओं में गलाघोटू और लंगड़ी संक्रामक बीमारी तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए बिहार पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वैशाली जिले में HSBQ का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा पशुओं को कृमिनाशक दवाइयां भी खिलाई जा रही है। वैशाली जिले में अभी तक 2,06,364 पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण कराया जा चुका है। किसी भी फसल के लिए खरपतवार एक बड़ी समस्या रहती है। अगर खरपतवारों को समय पर नष्ट नहीं किया जाए तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। आलू की फसल में खरपतवारों को दो तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। पहला उगने से पहले और दूसरे उगने के बाद खरपतवार को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका निराई गुड़ाई है। इससे आपकी फसल को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता है। आलू की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद मेड़ों के बीच खुरपी, फावड़ा या अन्य यंत्र से निराई गुड़ाई करें, जिससे खरपतवार फसल को प्रभावित ना कर सके। दूसरी, निराई गुड़ाई में आलू के पौधों को मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। मत्स्य पालक किसान भाइयों, मछली पालन के लिए तालाब होना जरूरी नहीं होता है। अगर आपके क्षेत्र में पर्याप्त पानी या भूमि की उपलब्धता नहीं है तो आप घर पर ही छत पर टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। टैंक में मछली पालन करने से आपको मछलियों की देख रेख करने की में भी काफी आसानी होगी। मछली पालन का नाम सुनते ही सबसे पहले ध्यान में एक तालाब की ओर जाता है, पर तकनीकों में बदलाव के साथ ही मछली पालन के तौर तरीके भी अब काफी बदल रहे हैं। आप कम जमीन पर बिना तालाब खोदे ही मछली पालन कर सकते हैं। घर की छत पर मछली पालन एक बेहतर तकनीक साबित हो सकता है। आप अपने घर की छत पर सीमेंटेड टैंक या प्लास्टिक के बैग में मछली पालन कर सकते हैं। इस तकनीक से मछली पालन करने पर मछलियों के बीमार होने का खतरा भी काफी कम होता है। इसके अलावा साल भर में 3 से 5 क्विंटल मछली का उत्पादन बहुत ही आराम से किया जा सकता है। इसलिए यहाँ भी आपको लागत में कहीं ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है। लीची से मिलता जुलता रूप और स्वाद में खट्टे मीठे चटकारे वाला फल स्ट्रॉबेरी की खेती अब बिहार में बड़े पैमाने पर होने लगी है। इसका रख रखाव ज्यादा मुश्किल नहीं है और तैयार होने में समय भी काफी कम लगता है। स्ट्रॉबेरी की बहुत से किस्में उगाई जाती है। अगर किसान व्यावसायिक तौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं तो उन्हें किस्मों का चयन क्षेत्र एवं मिट्टी की विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। कैमारोजा, पिज़ारो, स्वीट चार्ली, डगलस एवं चांडलर स्ट्रॉबेरी की प्रमुख किस्में हैं, जिससे खेती करने से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। खेतों में एक फसल की कटाई के बाद उस फसल के अवशेष खेतों में रह जाते हैं, जिसे हटाकर भूमि को फिर समतल बनाना अगली फसल के बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है। डिस्क हैरो एक अत्याधुनिक कृषि यंत्र है, जिसकी सहायता से इसे आसानी से किया जा सकता है। इस यंत्र की मदद से किसान भाई खेतों में खरपतवार के छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी में दबाकर खेत को समतल बना सकते हैं। डिस्क हैरो को ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। कृषि यंत्रों की यही खासियत होती है कि इससे समय और मजदूरी दोनों की लागत में काफी कमी आती है। सफलता की कड़ी में आज हम मिलवाएंगे वैशाली जिले की मशहूर मैडम मीना कुशवाहा से। मीना न सिर्फ मशरूम की खेती करती है, बल्कि इससे बने उत्पादों को वो बाजार में बेचकर काफी अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रही हैं।
बिहार के प्रमुख व्यंजनों की बात करें तो लिट्टी चोखा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है। लेकिन जब बात मशरूम से बने लिट्टी की हो तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वैशाली जिले की मशरूम मैडम के नाम से प्रसिद्ध मीना कुशवाहा ऐसे ही एक सफल किसान है जो पिछले 10 वर्षों से मशरूम की खेती के साथ साथ इससे बने लजीज व्यंजनों का स्वाद लोगों तक पहुंचा रही हैं। मीना कुशवाहा मशरूम की खेती से अपने घर परिवार के साथ अपने आसपास की कई महिलाओं को आजीविका का साधन प्रदान किया है। और आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी पर और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1200 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 3300 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल में अभी तक फफूंदनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया है या जिनकी आलू की फसल में पिछेती झुलसा बीमारी प्रकट नहीं हुई है, वह मैंकोजेब, क्लोर्थोनिल और प्रोपिनेव युक्त फफूंदनाशक दवा का 0.2 की दर से अर्थात 2 किलोग्राम दवा में 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव अवश्य कर दें। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी से जुड़ी नवीनतम जानकारियां हासिल की और साथ ही साथ मौसम का हाल और मंडी भाव भी जाना। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, लेकिन विराम के बाद कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ है खास, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी का कृषि दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, पशुओं में बांझपन की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। इससे आप पशुपालक भाइयों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए आज हम इस विषय पे विस्तार से जानेंगे पशुओं में बांझपन की समस्या का निवारण कैसे करें, इस टीवी रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि और पशुपालन की जब बात होती है तो निश्चित रूप से यह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है कि हम कोई न कोई नई जानकारी आपके पास लेकर आए। बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आज यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें पशुधन जागृति अभियान है कि बांझपन। तो हम अनुरोध करेंगे अपने विशेषज्ञ हमारे साथ जो टीम आई हुई है उस टीम के पास भी ले चलेंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो बाहर में बैठे हुए हैं डॉक्टर अमित सर, तो ये सर क्या है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? हम लोग 13 जिला में काम कर रहे हैं। इस पर जो 13 जिला हम लोग को दिया गया है वो अति पिछड़ी जिला है, जहाँ पे किसानों को जागरूक करना है कि किसानों को कैसे हम लोग मोटिवेट करेंगे कि अगर उनके पास चार गाय या भैंस या बकरी है तो उसका न्यूट्रिशन में क्या खाना खिलाना की बात, जो वो सीमन नहीं रख पाते हैं उसको कैसे उनको दूर करना है, किसान को कब टीका करना है, एक टीकाकरण का जो ड्यूरेशन होता है कि साल में हम उनको कब करना है, क्योंकि वो डॉक्टर से इलाज तो करवाते हैं लेकिन लास्ट में इलाज करवाते हैं
उसके बाद क्या होता है कि इलाज कराने के दौरान गाय मर जाती है, जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को लॉस हो जाती है। इसको लॉस को दूर करने के लिए, किसान को जागरूक करने के लिए कि किसान बकरी पालन करे या किसान गाय पालन कर रहे हैं तो उसको कब कितना यूनिट में खाना देना है, कितना घास देना है, कितना हरा चारा देना है, एक गाय को कितना हरा चारा चाहिए पर डे के हिसाब से। तो इसी को जागरूक करने के लिए कि हम लोग एक जिला में 2 कैंप लगाते हैं जो किसान को खाना क्या देना है, कब उसको वैक्सीनेशन करना है, अभी लैंपिंग एक डिजीज आई थी वो कैसे हुआ, उससे दूर करने के लिए क्या करना है। ये पशुधन जागृति अभियान जो है इसमें क्या इसका उद्देश्य क्या है सर हमारे? बिल्कुल, ये भारत सरकार की एक पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ये योजना है जिससे कि जो भी आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पशुधन जागृति अभियान सह जागरूकता शिविर का आयोजन करना है। 2 शिविर का आयोजन करना है। इलाके के पशुओं में बांझपन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जिससे किसानों का, पशुपालकों का बहुत ज़्यादा हानि, आर्थिक क्षति होता है। तो उसके बारे में पशुपालकों को जागरूक करना है कि आप कैसे बांझपन से बचें। छोटी छोटी गलतियों के चलते, पोषक तत्व नहीं देने के चलते, खनिज मिश्रण नहीं खिलाने के चलते और हरा चारा नहीं देने के कारण से पशु बांझपन की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और उनको हटा देना पड़ता है या दिक्कत होता है काफ़ी आती। तो इन सारे बातों के लिए हम लोग पशुपालकों को शिविर के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से जानकारी देते हैं। आपके गांव में यहाँ इस तरह का ये पशु बांझपन पर चल रहा है तो आप आए हैं, इसमें क्या समस्या क्या है? आपको भी कोई समस्या है गौपालन में? बांझपन का बहुत बड़ा समस्या है हमारे गाँव में और अधिकतर गाय एचएफ हुआ, साहिवाल हुई, जर्सी हुई, ये सब गाय अक्सर 2 साल के बाद बांझपन का शिकार होना पड़ता है किसान को और उसको भारी खमियाजा नुकसान होता है। उसको 50,000 के गाय 4,000 में बेचना पड़ता है, 10,000 में बेचना पड़ता है। जो किसान का बहुत धन का क्षति होता है और गौ पशु का भी क्षति होता है। इसमें कोई शंका नहीं। ये शिविर लगाकर हमें बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने का मौका मिला। साइंटिस्ट लोग आए हुए हैं, प्राचार्य यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल महोदय, उनका भी बात सुनकर भी अच्छा लगा। शिविर होना ही चाहिए, कैंप जगह जगह जागरूक करना चाहिए। कीड़े की दवा इसलिए देनी है, गाय जब बाहर से कोई भी चारा चलेगी तो उसमें कीड़ा कहीं ना कहीं, कीड़ा दिखेगा नहीं, अंडा तो आया है ना, उसमें अंडा आएगा, अंडे से पेट में कीड़ा बन जाएगा। तो जितना भी पोषण हमने दिया, एक तो हमें नहीं लगता उसके, हम दूध उत्पादन के हिसाब से दाना कभी भी देते हैं गाँव की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से। आप खुद जानते हैं कि गाय अगर 2.5 लीटर दूध देती है तो 1 किलो दाना उसका बढ़ जाना चाहिए, है ना, और भैंस 2 किलो देती है। फिर भी हम लोगों से कहते हैं कि गाय अगर 3 किलो देती है तब आप 1 किलो दाना बढ़ा लें, और भैंस 2.5 किलो देती है क्योंकि उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो उसमें दाना बढ़ा लें। जब हम पानी मत पिलाइए पशु को। अब आप 90% यहाँ देखोगे पशु को, अगर अभी हम किसी के घर चले जाएं और बाल्टी से ताज़ा पानी पिला दें, 2-2 बाल्टी पानी पी जाएगी। और जबकि हर पशु की, जानवर की, हमारी बॉडी 80% पानी से बनी हुई है। दूध में 80% पानी है, 90% पानी है। जब पानी ही पशु को कमी में है तो आप बगल है। मिनरल मिक्सचर आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। दूसरा, डिवार्मर देना, कीड़ा, पेट का कीड़ा देना जरूरी है क्योंकि जो भी कुछ खा रही है, चर के भी जो खा रही है ना, वो भी उसके पूरे शरीर में नहीं लगेगा। पेट का कीड़ा उसको खींच के सोख लेता है, बदल कर देता है, दूध भी नहीं पड़ेगा। ये 2 बड़ी समस्या हमारी थी जो बांझपन का कारण बनता है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं क्योंकि इस समय दवाई के कारण से डॉक्टर ने बताया, तो बताएंगे तो पूरा दिन भर लग जाएगा। इतनी सारी बातें हैं इसमें। बांझपन को आप ये मानिए, बांझपन है क्या? बांझपन वही है कि अगर आप मतलब हम बताएंगे तो आप ताज्जुब मानेंगे। प्रत्येक गाय यहाँ बांझ है, मैं कह दूँ अगर, क्योंकि अगर गाय 1 साल में एक बच्चा नहीं देगी तो वो बांझपन की डेफिनेशन में आ जाएगी। जैसे खेती बांझ हो गई, जमीन बांझ हो गई, इसका मतलब उसमें ऐसा नहीं कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारे जो अनुपात के हिसाब से नहीं होगा, उसमें उग रहा है, कम है। बाछी अगर है तो वो 18 महीने के अंदर पाल खा जानी चाहिए। संकर प्रजाति की बाछी 18 महीना से पूरा जिला के लिए, इसलिए कि अति पिछड़ा जिला है। हम नहीं बोल रहे, भारत सरकार कह रहा है, बुरा मत मानिएगा, आपके लिए 18 महीना। अगर बाढ़ बढ़िया बेगूसराय, बरौनी, वैशाली की बात करें अगर हम, तो वहाँ के किसानों की बाछियाँ 11 से 12 महीना में गर्भ धारण कर जाती हैं, 21 महीना में बच्चा दे देती है। आप अपने से आकलन कर लीजिए कि आप कितना मेहनत करने की जरूरत है।
पिछड़ा बार बार कहना ठीक नहीं लगता। मतलब हमको और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, अभी आपने इस टीवी रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे पशुओं में बांझपन की समस्या का निवारण करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रबी फसलों की खेती का समय है और अगर बात करें गेहूं फसल की तो वो रबी की प्रमुख फसलों में से एक है। उम्मीद है आप सभी किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर ली होगी, लेकिन गेहूं की बुआई के बाद फसल में लगने वाले रोगों का प्रबंधन किया जाना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए आज इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार जी के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी पूरे बिहार में धान की कटाई जोरों पर है और कटनी लगभग समाप्त होने के कगार पर ही है और ऐसे में हमारे किसान भाई अब गेहूं लगाने के प्रति अग्रसर हैं और गेहूं में सबसे बड़ी ये चीज़ देखने में आती है कि रोग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है अभी मौसम के उतार चढ़ाव के समय में। तो आज का हमारा यही विषय है कि गेहूं में रोग प्रबंधन हमारे किसान भाई किस तरह से करें और इस खास विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो संयुक्त निदेशक हैं पौधा संरक्षण विभाग बिहार पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहला जो सवाल हम करेंगे वो यह है कि जो गेहूं में प्रमुख रूप से जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं? गेहूं का जो सवाल है, गेहूं में दो रोग अति महत्वपूर्ण है। इसको हम कहते हैं अनावृत कंडुका, जिसको लूज स्मट भी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? लूज स्मट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है गेहूं का पीला होना। तो गेहूं का रोग जो है ये आपको काफ़ी सावधानी से इसका निदान करना होगा। और रोग के विषय में कहा गया है कि रोग किसको कहेंगे, तो जो वास्तविक जो उसका लक्षण है, वास्तविक लक्षण से अगर वो दूसरा लक्षण दिखलाता है, जैसे पत्ते का हरा होना वो स्वाभाविक गुण है, अगर पीला हो रहा है, लाल हो रहा है या उजला हो रहा है तो वो रोग के लक्षण को दर्शाता है। तो गेहूं में ये रोग है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो गेहूं का जो सबसे प्रमुख रोग है वो आपको मैं कहा लूज स्मट, अनावृत कंडिका। ये तब दिखाई देता है जब गेहूं में बाली बनने लगता है, जब गेहूं में बाली बनने लगता है और बाली में काला काला पाउडर बनने लगता है, तो वही हुआ आपका लूज स्मट। स्मट का अर्थ होता है कजली, काला धुआं, चिमनी से जो धुआं निकलता है वो होता है। तब बाली में दाने के आधार पर जब धुआं जैसा काला काला चीज निकलने लगेगा तो उसको हम कहते हैं कि ये अनावृत कंडुका है। इसके पाउडर जहां जहां उड़ेंगे तहां तहां इस रोग को फैलाएंगे। तो इसका प्रबंधन हम करने के लिए कहते हैं कि आप जो है बढ़िया से बाली को काट दीजिए और पॉलीथीन में रख दीजिए। एक तो ये हुआ। और दूसरा हम जो है रासायनिक प्रबंधन के रूप में एक दवा है जिसको प्रोपिकोनाजोल कहते हैं 25 EC। इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो आप इस अनावृत कंडुका रोग से आप बच सकते हैं। अभी तो गेहूं बुआई का शुरुआती दौर है जी। ऐसे में हमारे किसान भाई जो अपने खेतों में गेहूं लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या अग्रसर हैं, तो सबसे पहला उपाय बीजोपचार जो होता है, तो बीजोपचार कितना आवश्यक है रोग नहीं लगने के संबंध में? कीट व्याधि को फसल से बचाने का मूल मंत्र है कि बुआई के पहले आप बीज का उपचार करें। जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे को टीका लगाते हैं पोलियो का, उसी तरह से बीज को खेत में डालने के पहले उसका उपचार करें। उपचार के लिए एक फफूंदनाशी रखें कार्बेंडाजिम और दूसरा एक कीटनाशी रखें, क्योंकि बीज को जैसे ही आप सॉइल में देंगे तो सॉइल बॉर्न कीट जो टर्माइट होता है, दीमक होता है, उसके जड़ को काटता है। तो दोनों रासायनिक दवा से आप बीज का बुआई करें। ऐसे कौन कौन से कीट हैं जिनसे हमारा जो गेहूं का बुआई है उस पर असर पड़ता है? जी, सबसे प्रमुख कीट है दीमक।
दीमक को अंग्रेजी में टर्माइट भी कहते हैं। दीमक एक ऐसा कीट है जो जैसे ही आपने गेहूं की बुआई करेंगे, रूट निकलेगा, जड़ निकलेगा तो जड़ कर को ही काट के बर्बाद कर देगा और सारा क्रॉप आपका फेल कर जाएगा। कभी कभी तो 70% दीमक के कारण, अगर सैंडी सॉइल है और पानी की कमी है तो ऐसी अवस्था में दीमक का प्रकोप जरूर होगा। तो दीमक के प्रकोप के लिए आप क्या करेंगे? इसका दो तरह से आप इलाज कर सकते हैं। जुताई के पहले आप गोईठा बना करके जगह जगह पर रख देंगे तो दीमक उस गोईठे में आएगा और गोईठे में सट जाएगा, उसको अलग कर देंगे। या बांस का फट्टी भी गाड़ देंगे तो बांस में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज दीमक को खाता है और वो आप बांस का फट्टी को हटा करके उसको जला देंगे। अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तब क्लोरपायरीफॉस आपका 20 EC 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो दीमक से आप निजात पा जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल और सर रह जाता है, वो यह है कि जब हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई करें तो ज़्यादा पैदावार के लिए हमारे किसान भाई उर्वरकों का, रसायनों का छिड़काव करते हैं। ऐसे में रोग लगने की संभावना में कौन से ऐसी जो दवाएं हैं उनका उपयोग हमारे किसान भाई आसानी से कर सकते हैं? देखिए, आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों देते हैं खेत की तैयारी के समय। 4, 2 और 1 के अनुपात में आप देते हैं। सबसे कम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देते हैं। पोटास सबसे कम देते हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा देते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा देंगे तो कीट व्याधि का प्रकोप होगा अधिक, तो उसकी अनुशंसित मात्रा दें और रोग से बचने के लिए पोटास का उपयोग अधिक करें तो वो आपके कीट व्याधि को बचाएगा। आपने सर विभिन्न जो गेहूं में लगने वाले रोग हैं उनका विस्तार से जिक्र किया और दवाओं का भी जिक्र किया कि हमारे किसान भाई रोग लगने की संभावना में कौन सी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में एक छोटा सा संदेश या सलाह आपका हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि गेहूं की ज़्यादा पैदावार के लिए हमारे किसान भाई कौन सी विधि अभी अपना सकते हैं? गेहूं की ज़्यादा पैदावार के लिए थंब रूल है, पंक्ति में शक्ति, सही डिस्टेंस पर गेहूं की बुआई करें, रेगुलर फील्ड का विजिट करें ताकि कीट व्याधि खरपतवार हो तो आप देख लें, उसका निदान कर लें और पानी की व्यवस्था बनाए रखें क्योंकि गेहूं में पानी की मात्रा थोड़ा अधिक लगती है। तो इस तरह का अगर आप करेंगे तो गेहूं का पैदावार काफ़ी बढ़ेगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया कि जो जरूरी सावधानियां हैं उनको अमल में ला करके और उन सावधानियों को व्यवस्थित ढंग से जमीन पर उतार करके अगर आप गेहूं की बुआई करेंगे तो रोग लगने की संभावना नगण्य होगी और पैदावार बृहद पैमाने पर आपको प्राप्त होगा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका हृदय से आभार। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ नवीनतम और विस्तृत जानकारियां हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।